नमस्कार, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर सीबीएसई सिंप्लीफाइड। पिछले काफ़ी दिनों से किसी वजहों से मैं अब यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे ये समय मिला है कि मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो बेसिकली एक पोएम पर है और पोएम का नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो इस पोएम के बारे में आज हम बात करेंगे। कई क्लासेस में, कई बुक्स में, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में या कहें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें अलग अलग क्लासेस में पोएम पढ़ाई जाती है। बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है और इसके बारे में आज बात करते हैं। और इसके बारे में जो डिटेल है उसके बारे में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पोएटिक डिवाइसेस हैं इस पोएम में जितनी भी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ पोएम का समरी जो है उस समरी के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। देखिए, बाजार शब्द पोइट ने जानबूझ कर, देखिए सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। सरोजनी नायडू भारत की बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रही हैं, वो पॉलिटिशियन भी रही हैं। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि वो भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये जीके का क्वेश्चन भी आता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर है सरोजनी नायडू। अब ये चूँकि उनकी पैदाइश हैदराबाद की है, हैदराबाद में वो पैदा हुई थी, तो हैदराबाद का एक लोकल मार्केट का उन्होंने यहाँ पर एक चित्रण किया है, एक वर्णन किया है। और बेसिकली जो ये पोएम है ये जिस समय पर लिखी गई थी उस समय भारत जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये 1947 के पहले की बात है। और उस समय अगर आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, स्वदेशी आंदोलन एक चला था, काफ़ी ज़ोर शोर से स्वदेशी आंदोलन चला था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो थीम था कि भाई जो बाहर की चीज़ें, जो विदेशी चीज़ें हैं, उनको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं जब हमारे देश में ही इतनी चीज़ें इतने सब चीज़ें बनती हैं। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन इतना रिच है, इतनी वैरायटी है उसके अंदर, इतना सब कुछ, इतना हमारा आर्ट और ट्रेडिशन इतना डेवलप्ड है, तो हम बाहर की चीज़ों को यूज़ क्यों करें, विदेशी चीज़ों को यूज़ क्यों करें, अपने ही देश में बनाई चीज़ों को यूज़ करें ताकि अपने ही लोगों को रोज़गार मिले और हमारा जो ट्रेडिशन है आगे बरकरार रहे। तो पोएम का नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, रिटन बाय सरोजनी नायडू। और मैं आपको ये लाइन बाय लाइन पोएम एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पोएम में कुल मिला के 5 पैराग्राफ है, 5 स्टैंजा हैं और इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को कलर्ड भी किया हुआ है। क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि पूरी जो पोएम है 5 स्टैंजा हैं और पोएम इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें पोइट सवाल पूछता है। पोइट, अब जैसे एक मार्केट को आप ज़रा विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि एक लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट में बहुत सारी मर्चेंट्स आते हैं, वेंडर्स हैं, बहुत सारे पैडलर्स हैं। पैडलर्स बेसिकली वो होते हैं जो अपना सामान घूम घूम कर एक शहर से दूसरे शहर में बेचते हैं। तो ये बेसिकली मर्चेंट के पास जाती है, उनसे पूछती है कि भाई तुम क्या बेच रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, तुम्हारे जो आइटम है उनको डिस्क्राइब करो। तो फिर वो मर्चेंट अपने अपने आइटम्स के बारे में बताते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handle of jade। तो पहली जो लाइन है वो उसमें क्वेश्चन पूछती है। कौन पूछती है? पोइट पूछती है कि भाई व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट। देखिए, ये इसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है क्योंकि बेसिकली एक पोइटिक डिवाइस है। ये पोइटिक डिवाइस कहलाती है रिटोरिकल क्वेश्चन। जिन लोगों ने रिटोरिकल क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो समझ सकते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन बेसिकली एक ऐसा सवाल होता है जिसका कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं होता, वो कि सिर्फ सवाल होता है। सवाल कम या कहें कि स्टेटमेंट ज़्यादा होता है। तो पोइट बेसिकली एक मर्चेंट से पूछ रहे भाई यू का मतलब, ये का मतलब यहाँ पर यू है। ये पुराना एंशिएंट टाइम में ऐसे इंग्लिश यूज़ करते थे। तो यहाँ पर ये जो ये वर्ड है, ये का मतलब है यू, कि भाई ए मर्चेंट तुम क्या बेच रहे हो। तो ये पोइटिक डिवाइस अगर पूछा जाए तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, तुमने जो सामान है, जो भी चीज़ें तुम बेच रहे हो, उनको बड़ा ही खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। अब देखिए, इस लाइन में भी एक पोइटिक डिवाइस है। इस पोइटिक डिवाइस का नाम है इन्वर्जन।
अगर इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस साधारण शब्दों में कहें तो इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें जो सेंटेंस में जो शब्दों का सीक्वेंस है, क्रम है, उनको बदल दिया जाता है, आगे पीछे कहीं कर दिया जाता है। तो टेक्निकली होना चाहिए था योर वेयर्स आर रिचली डिस्प्लेड, रिचली बाद में आता है, एडवर्ब बाद में आया, लेकिन उन्होंने रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड शब्दों के क्रम को चेंज कर दिया है, किस लिए? पोएम को राइम करने के लिए। तो इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड कलर, तो पुराने समय में आप देखा होगा कि भारत के ज़्यादातर अभी भी बहुत सारी जनता, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है। तो उस समय जो लोग टर्बन्स पहनते थे, साफे पहनते थे या पगड़ियाँ जिनको बोलते हैं, किस कलर की बेच रहे हैं? वो सिल्वर कलर की हैं, कोई क्रिम्सन कलर, थोड़ा सा सिंदूरी लाल रंग का कलर होता है, उस तरह की वो पगड़ियाँ बेच रहे हैं। अब देखिए इस लाइन में भी मैंने ये जो टर्बन में एस को, क्रिम्सन में एस को, सिल्वर में एस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है कॉन्सोनेंस। स्पेलिंग में थोड़ा सा यहाँ एरर हो सकता है। कॉन्सोनेंस एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें शब्दों के एक के बाद एक जो शब्द आते हैं उसमें एक ही तरीके कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो थर्ड लाइन में एस साउंड, एस जो कॉन्सोनेंट है उसको रिपीट किया गया है, तो इस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं कॉन्सोनेंस। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ब्रोकेड बेसिकली एक मोटा कपड़ा होता है, जिसमें पैटर्न बने होते हैं, एक मोटा कपड़ा होता है। तो वो क्या बेच रहे हैं? वो तो टर्बन, साफे या पगड़ियाँ बेच रहे हैं। किस कलर के बेच रहे हैं? क्रिम्सन कलर है, सिंदूरी कलर है, सिल्वर कलर है, चमकीले तरह की पगड़ियाँ बेच रहे हैं। ट्यूनिक क्या होता है? ट्यूनिक एक ऐसा कपड़ा है जो ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही होता है, जो ऊपर से ही पहना जाता है, ऊपर से ही उसको उतारा जाता है। किस कलर का है? पर्पल कलर का है। और ब्रोकेड मैंने आपको बताया था। ट्यूनिक किसका बना हुआ है? मोटे कपड़े का बना हुआ है जिसमें पैटर्न बने हुए हैं, और उसका कलर कैसा? उसका कलर है पर्पल। मिरर्स विद द पैनल ऑफ एम्बर, बहुत सारे वहाँ लोग शीशे भी बेच रहे हैं, कुछ मर्चेंट, और उनके पैनल का मतलब उनके फ्रेम है वो किसके बने हुए हैं? एम्बर। एम्बर एक बहुत सख्त मटेरियल होता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, जो कि उस समय पर शीशों के फ्रेम बनाने के काम आता था। और क्या बिक रहा है वहाँ पर? डैगर्स विद हैंडल ऑफ जेड, जेड भी एक ब्लैक एक सब्सटेंस होता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। जैसे आजकल में आपने देखा होगा, जैसे तलवारें, खंजर या कटारें होती हैं, उनकी जो मूठ होती है, जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, वो जेड का बना होता है। जेड एक बहुत ही हैवी सब्सटेंस होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो ये तो रही फर्स्ट स्टेंजा की बात। दूसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो वो पूछती है कि व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स। वेंडर, वो मैंने जैसा कि आपको बताया, वेंडर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपना सामान बेचते हैं, छोटी मोटी दुकानें लगाकर अपना सामान बेचते हैं। तो दूसरे वेंडर के पास जाती है, उससे पूछते वे का मतलब होता है तोलना। पूछते भाई तुम क्या तोल के बेच रहे हो? सैफरन एंड लैंटन एंड राइस, तो वो क्या बेसिकली तोल रहे हैं? कोई सैफरन बेच रहा है। सैफरन आप समझ सकते हैं बहुत ही महंगा चीज़ होती है। अगर आजकल के बाज़ार का भाव देखा जाए तो कम से कम 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति किलो सैफरन जो है, जिसको हम केसर भी बोलते हैं, मिठाइयों वगैरह में यूज़ होता है। और क्या बेच रहे हैं? वो लेंटिल बेच रहे हैं, दालें बेच रहे हैं, चावल हैं। अब देखिए इस लाइन में भी एक पोएटिक डिवाइस है। पहली लाइन में तो पोएटिक डिवाइस सेम ही है, रिटोरिकल क्वेश्चन है। अगर ये पैराग्राफ पूछा जाता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हो या किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, तो पोएटिक डिवाइस अगर फर्स्ट लाइन में पूछा जाए इस पैराग्राफ की, तो इसमें फर्स्ट लाइन में पोएटिक डिवाइस फिर से वही रिटोरिकल क्वेश्चन है। दूसरे में फिर एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या है कि देखिए एंड रिपीट हुआ। एंड बेसिकली एक क्या कह सकते हैं, एक कनेक्टर के रूप में यूज होता है। तो जब सेम तरह के जो वर्ड कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो अगर सेम तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं पॉलीसिंडिटोन। पॉलीसिंडिटोन ये भी एक तरीके का पोएटिक डिवाइस है। एंड बेसिकली एक कंजंक्शन होता है, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। तो अगर सेम तरह का कंजंक्शन किसी सेंटेंस में यूज़ होता है उसको पॉलीसिंडिटोन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स, इसको भी मैंने व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स। मेडन का बेसिकली यहाँ पर मतलब है, मैरिड का मतलब होता है इंग्लिश में अनमैरिड गर्ल। तो वहाँ पर किसी दुकान पर कुछ अनमैरिड गर्ल लड़कियाँ बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं? कुछ पीस रही हैं, मसाले वगैरह पीस रही हैं। और उन मसालों में क्या है? सैंडलवुड। देखिए सैंडलवुड बेसिकली चंदन होता है। चंदन भी बहुत एक महंगा लकड़ी होता है। हिना जिसको बोलते हैं, मेहंदी होती है। स्पाइसेस भारत वैसे भी मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, हम सभी बात जानते हैं। तो वहाँ कुछ लड़कियाँ हैं दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानों पर ज़मीन पर बैठकर क्या कर रही हैं? चंदन की लकड़ियों को पीस रही हैं, हिना यानी कि मेहंदी को पीस रही हैं, स्पाइसेस को, मसालों को पीस रही हैं। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स चेसमैन एंड आइवरी डाइस। पैडलर वो होते हैं जैसे कि मैंने बताया जो एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपना सामान बेचते हैं। तो वो क्या बेच रहे हैं? चेसमैन बेसिकली वो बोर्ड होता है जिसके ऊपर चेस खेला जाता है।
और डाइस वो होती हैं जो जिसमें घोड़े और प्यादे वगैरह होते हैं, उनको डाइस बोलते हैं। वो डाइस किसकी बनी हुई है? आइवरी। आइवरी बेसिकली एलिफेंट का टीथ होता है, हाथ जो टस्क होती है, दांत होता है, वो भी एक बहुत ही महंगा सब्सटेंस है, बहुत महंगा मार्केट में बिकता है। तो इस पैराग्राफ में जो डिस्क्रिप्शन पोइट ने मार्केट का दिया है और जिस तरह से आइटम्स को डिस्क्राइब किया है, वो यहाँ पर एम्फसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मार्केट में उस टाइम पर ये जो चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की, चाहे वो सैफरन इतना महंगा आता है, सैंडलवुड भी, चंदन भी बहुत महंगा आता है, आइवरी जिसको हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो भी बहुत महंगा आता है। तो पोइट यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हमारे यहाँ का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था, कल्चर इतना रिच कल्चर है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि हम बाहर की विदेशी चीज़ों को क्यों आखिर खरीदें, जब हमारे यहाँ ही इतना सब कुछ है तो हम बाहर के आइटम, बाहर की चीज़ों को आखिर क्यों खरीदें। आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में बोलते हैं व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ कहते हैं सुनार, जो द पीपल हु डील विद इन गोल्ड और इन सिल्वर और दीज प्रेशियस मटेरियल्स। तो वो पूछती है एक वेंडर पे, अगले वेंडर के पास जाती है, वो पूछती है कि भाई तुम क्या बना रहे हो। बेसिकली सुनार का काम तो बनाना और बेचना होता है। रिस्टलेट्स एंड एंकलेट एंड रिंग, तो क्या बना रहे हैं बेसिकली? रिस्टलेट हाथ में पहनने वाले कंगन है, कड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं। एंकलेट हिंदी में पायल को बोलते हैं, और रिंग कई तरीके की होती है, हाथ में भी पहनी जाती है, कान में भी पहनी जाती है, नोज रिंग भी होती है। तो वो बेसिकली क्या बना रहे हैं सुनार? वो बना रहे हैं कोई रिस्टलेट, कोई कंगन बना रहा है, कोई पायलें बेच रहा है, कोई अंगूठियाँ बेच रहा है, अलग अलग तरीके की। बैट्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजियंस, और साथ साथ वो क्या बना रहे हैं? जो पिजियंस हैं, जो पालतू कबूतर हैं, उनको पैरों में बांधने के लिए घंटियां बना रहे हैं। बैल होती है घंटियां। कैसी घंटियां हैं वो? फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाइज विंग। फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट, दुबला पतला एकदम। तो वो जो घंटियां बना रहे हैं, कबूतरों के पैरों में बांधने के लिए घंटियां बना रहे हैं, वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी डेलिकेट है, जैसे ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा, कीड़ा होता है उड़ने वाला, उसके जो पंख होते हैं वो इतने सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, उनसे तुलना की गई है। तो आप समझिए कि ये बेसिकली एक बहुत ही आर्टिस्टिक वर्क है, इसमें बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, ये बहुत ही आसान काम नहीं है। सुनारों का काम तो वैसे भी आसान नहीं होता, जिस तरीके के वो आभूषण और जिस तरह की चीज़ें बनाते हैं। आजकल तो खैर मशीनों से बनने लग गई हैं, पहले सब काम हाथ से होते थे, मशीनें उतनी हुआ नहीं करती थी। तो देखो जो रेड लाइन को मैंने इसको रेड में किया हुआ है, यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस है। पोइटिक डिवाइस क्या है? यह पोइटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली बेसिकली क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सिमिली इज अ पोइटिक डिवाइस इन विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, और उसमें कंपेरिजन वाले वर्ड आते हैं। वो वर्ड या तो एज होता है या फिर लाइक होता है। यहाँ पर कंपेरिजन क्या हो रहा है? जो घंटियां हैं कबूतरों को पैरों में बांधने के लिए, वो इतनी नाजुक हैं, इतनी सॉफ्ट, इतनी डेलिकेट हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई के विंग होते हैं, जैसे छूने से ही टूट जाते हैं। अच्छा, पूछा जाए कि भाई ये कबूतरों के पैरों में बांधने के लिए घंटियां लोग क्यों बनाते थे? तो लोग चूँकि पालतू कबूतर रखते थे उस समय पर, और कबूतरों को उड़ाते भी थे, और अलग अलग चीज़ों में उनका यूज़ भी होता था। तो अपने कबूतरों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचानने के लिए वही सब घंटियाँ वगैरह बांधते थे। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर। गर्डल्स बेसिकली अगर कहा जाए तो इसका हिंदी में एक शब्द है कमरबंद। तो कमर में बांधने के लिए वो कमर पेटी जिसको बोलते हैं, वो किसकी बना रहे हैं? गोल्ड की बन रही है। आप सोचिए गोल्ड कितना महंगा एक सब्सटेंस होता है, कितना महंगा मटेरियल है। पहले भी बहुत महंगा था, आज भी बहुत महंगा है। तो वो क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं गिर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर। जो डांसर्स हैं उनको कमर में बांधने के लिए कमर पेटी जिसको या कमरबंद बोलते हैं। अब इस लाइन में भी एक पोइटिक डिवाइस है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पोइटिक डिवाइस है अलिटरेशन, हिंदी में अनुप्रास अलंकार। क्यों है? इसमें देखा जाए गर्डल्स ऑफ गोल्ड, जी साउंड जो है रिपीट हो रहा है। तो अलिटरेशन एक पोइटिक डिवाइस होती है जिसमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है जो शब्द के पहले आता है, शुरुआत में ही आता है। तो यहाँ पर गर्डल्स में जी और गोल्ड में फिर जी आ रहा है, ग साउंड हिंदी में, और इंग्लिश में जी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अलिटरेशन है। और साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर किंग। स्केबर्ड बेसिकली होता है राजाओं के लिए, जो उस टाइम पर तलवारें रखते थे या फिर वो खंजर या कटार रखते थे, उसका जो कवर होता था उस कवर को बोलते हैं स्केबर्ड। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग भी आपको साथ साथ बताता चलूँ। तो स्केबर्ड्स वो किस लिए बना रहे हैं? किसके बना रहे हैं? गोल्ड के बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक आप इन सब चीज़ों को अगर विजुलाइज करें, देखिए इस पोएम में पोइट ने बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया है। बहुत सारे एक इमेजेस का इसलिए यूज़ किया है कि ताकि हम उसको अपने सामने फील कर सकें, अपने सामने उस चीज़ को विजुलाइज कर सकें, उसको देख सकें। बहुत सारे इमेजेस का यूज़ किया गया है ताकि उस चीज़ों को हम ऐसा प्रतीत होता है कि सब चीज़ें हमारे आंखों के सामने ही हो रही हैं, बिल्कुल लाइव सीन चल रहा है।
व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन, वहाँ पर कुछ फल विक्रेता हैं, फ्रूट मैन है, वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगा लगा कर अपने कस्टमर्स को बुला रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। सिट्रॉन बेसिकली लेमन फैमिली का एक फ्रूट होता है, जैसे संतरा मौसमी खट्टे जो फल होते हैं, सिट्रॉन उसी तरीके का एक फल होता है। पोमेग्रेनेट छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अनार को बोलते हैं, और प्लम एक सॉफ्ट फ्रूट होता है। तो वो क्या बेच रहे हैं, सिट्रॉन बेच रहे हैं, पोमेग्रेनेट अनार बेच रहे हैं, प्लम जैसे फल बेच रहे हैं। What do you play ओ म्यूजिशियंस, सितार सारंगी एंड ड्रम। देखिए सितार एक हिंदी का शब्द है, एज इट इज़ यूज़ किया गया है। सारंगी भी हिंदी का शब्द है जिसकी शुरुआत शायद भारत में हुई, और ड्रम जिसको ढोलक वगैरह भी बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार बैठे हैं जो वहाँ का उस समय का अपना लोकल म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, वहाँ पर संगीत बजा रहे हैं, और उसमें सितार भी बजा रहे हैं कुछ लोग, कुछ ड्रम बजा रहे हैं, कुछ सारंगी बजा रहे हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजा रहे हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत चित्रण इन दो लाइनों के माध्यम से पोइट ने इस बाजार का बारे में किया है। What do you chant ओ magicians, spells for Anians to come। ये इसको स्पेल ANEONS, इसको प्रोनाउंस करते हैं एनियंस। तो वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ कुछ मैजिशियंस भी हैं, कुछ जादूगर हैं, वो अपना जादू दिखा रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा जादूगर बहुत सारे वैसे होते हैं, वो कभी कभी आपको कोई जादू दिखाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ मंत्र वगैरह वो बोलते हैं, मन में ऐसा बुदबुदाते हैं मंत्र। तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए ये जादू टोना, ये सब शक्तियाँ जो होती हैं, ये तो बेसिकली पावर्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, तो उनका वो शायद आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, अपने गॉड को याद करते हैं कि वो शक्तियाँ आएँ और उनको जादू करने में, जादू दिखाने में उनकी मदद करें। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स, कुछ फ्लावर गर्ल्स हैं, कुछ लड़कियां हैं अगली दुकान पर, कुछ फ्लावर गर्ल्स हैं बैठी हुई हैं और वो फूलों से कुछ चीज़ें बना रही हैं, कुछ बुन रही हैं। विद टैसल्स ऑफ अजूर एंड रेड, टैसल्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्लावर की रिंग्स होती हैं जो सर में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, और सर में भी इनको सर्कल्स होते हैं, इनको सर में लगाया जाता है। और उनका कलर कैसा है, अजूर एंड रेड। अजूर होता है स्काई ब्लू कलर, चमकता हुआ ब्लू कलर होता है, उसको अजूर बोलते हैं, और रेड कलर तो आपको पता ही। तो वो पूछ रहे हो तुम भाई क्या बना रहे हो, तुम क्या बन रही हो, तुम ये जो फूलों से क्या बना रही हो। तो वो बेसिकली क्या बना रहे हैं, टैसल्स बना रहे हैं। टैसल जैसे मैंने बताया कि फूलों को एक ऐसा रिंग सा बनाते हैं जो सर में बांधा जाता है। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम जैसे दूल्हा को बोलते हैं, उसकी शादी किसी की हो रही है, शादी के लिए जैसे दूल्हे को सजाने के लिए उसके मुकुट जो होता है या सेहरा जिसको बोलते हैं, उसको सजाने के लिए फूलों की वो अलग अलग आइटम बना रही हैं। चैपलेट्स टू गार्डन हिज बेड, वो उसके बेड को सजाने के लिए चैपलेट्स होते हैं, झालर टाइप के कुछ होते हैं, फूलों की झालर वगैरह जो बनाई जाती हैं चैपलेट्स। आजकल आप गूगल में इसको सर्च करके देख सकते हैं कि चैपलेट दिखता कैसा है। तो बेसिकली वो झालर होती हैं फूलों की। तो वो क्या कर रही हैं, वो टैसल्स बना रही हैं, जिसको कहते हैं कि फ्लावर की रिंग होती है, सरों में लगाई जाती है डेकोरेशन के लिए। और उसके अलावा क्या बना रही हैं, जो दूल्हे हैं उनके सजावट के लिए, उनके डेकोरेशन के लिए, या उनका जो उस टाइम का जो फैशन था, उनको मुकुट या सेहरा बनाने के लिए वो बना रही हैं। चैपलेट्स बना रही हैं, चैपलेट झालर होती हैं वो बना रही हैं। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्डनर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। अब देखिए इन दो लाइनों में इनको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। बेसिकली क्या वो साथ साथ क्या बना रही है, शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम का मतलब है सफ़ेद खिले हुए ताजे फूल, सफ़ेद खिले हुए फूल। और उनकी क्या बना रही है, शीट बना रही है, चादर बना रही है। न्यू गार्डनर का मतलब बिल्कुल ताजे ताजे तोड़े हुए फूल हैं। अब यहाँ पर भी एक पोइटिक डिवाइस है, इसको इन्वर्जन बोला गया। देखो अगर ध्यान से देखें, शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्डनर, इसमें शब्दों का सीक्वेंस को आगे पीछे किया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक पोइटिक डिवाइस है, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। और किस लिए बना रही हैं, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, किसी मृत व्यक्ति के शरीर को ढकने के लिए, उसको सुगंधित करने के लिए वो फूलों की चादर बना रही है। लास्ट लाइन में एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर क्यों है, स्लीप ऑफ द डेड कंपेयर किया गया है यहाँ पर, किससे, डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। और मेटाफर आपने पोइटिक डिवाइस पढ़ी होगी, मेटाफर में कंपेरिजन होता है इनडायरेक्ट, जिसमें लाइक और एज वाले वर्ड नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लास्ट पैराग्राफ में दो चीज़ें हैं, दो इवेंट इनको हाईलाइट किया हो गया है, और बड़े कंट्रास्टिंग इवेंट है। एक तरफ तो बड़ा खुशी का माहौल है, तो उस खुशी के माहौल में देखिए हिंदुस्तानी कल्चर में फ्लावर जो है, बल्कि लगभग सारे कल्चर में फ्लावर हर तरीके के ओकेज़न में काम आते हैं।
खुशी का मौका हो, दुख का मौका हो, किसी का जन्म हुआ हो, किसी की शादी हो रही, तो सजावट में फूल वगैरह वहाँ पर काम आते हैं। और कोई जब डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो अलग अलग धर्मों में फूलों को कोई चादर चढ़ाता है, कोई फूलों की माला चढ़ाता है, कोई फूल उन पर अर्पित करता है, तो वो चीज़ भी है। तो यहाँ पर दो कंट्रास्टिंग इवेंट को यहाँ पर उन्होंने शो किया। एक तरफ तो खुशी का ओकेज़न है जिसमें दिखाया गया है कि वो किसी दूल्हे को सजाने के लिए, उसके घर को, बेड को सजाने के लिए फूलों की चीज़ें बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी मृत व्यक्ति के शरीर को ढकने के लिए वो वहाँ पर फूलों की शीट भी बना रही हैं। तो ये था पोएम, 5 स्टेंजा में डिवाइड है। तो बेसिकली दिस पोएम इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट से पूरी तरह से इंस्पायर्ड पोएम है। शॉर्ट समरी फटाफट इसकी हम पढ़ लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ राइटिंग बाय द इंडियन वुमेन पोएट सरोजनी नायडू। शी वॉज बोर्न इन 1879 और 1949 में उनकी डेथ हो गई। Sarojini Naidu was the major political figure in the Indian freedom movement in the first half of the 20th century। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब कहते हैं 1900 के, क्योंकि 49 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 20वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ है, यानी लगभग शुरुआत के 50 साल में, बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर रही हैं, फ्रीडम फाइटर रही हैं, पोइट रही हैं, सोशल रिफॉर्मर रही हैं। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया। ये दो बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। भारत की पहली महिला गवर्नर रही हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आजकल की कांग्रेस पार्टी है, इसकी वो किसी टाइम पर प्रेसिडेंट भी रही हैं। दिस पोएम वॉज रिटन एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर ये पोएम लिखी गई थी। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट द इंडियंस डिसाइडेड टू बाइकॉट यूरोपियन मर्चेंडाइज एंड यूज द इंडियन प्रोडक्ट्स इंस्टेड। उन्होंने, तो उस टाइम पर एक लहर सी चली थी कि भाई विदेशी जो आइटम है, जो यूरोप से और इंग्लैंड से चीज़ें इंपोर्ट होकर आती है हिंदुस्तान में, उनका यूज़ बंद किया जाए और भारत के जो चीज़ें भारत में बनती हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। Through this poem, the poet wanted to convey the message that India is rich in tradition and they do not need the foreign product। तो ये एक तरीके का मैसेज देना चाहती है कि भारत का अपना जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही रिच है, हमें फॉरेन चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। She gives a vivid picture of bazaar where traditional Indian products are being sold। वो एक बहुत ही लाइवली पिक्चर या इन 5 स्टेंजा के माध्यम से हमें दिखाना चाहती हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को वहाँ पर सजाया गया है और बेचा जा रहा है। मार्केट पूरा भरा हुआ है, तरह तरह के वेंडर्स अपना सामान बेच रहे हैं। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि मैंने बताया, पोएम एक पूरी क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में, जहाँ पर पोइट क्वेश्चन पूछता है और वहाँ उसके आंसर होते हैं। द पोइट आस्क द क्वेश्चंस एंड मर्चेंट्स आंसर देम। पोइट सवाल पूछता है और मर्चेंट उनको आंसर, हालांकि डायरेक्ट आंसर नहीं यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोला गया है। थ्रू दिस टेक्निक शी मेक्स अ पिक्चर ऑफ बाजार विजिबल टू अस। और इस टेक्निक के माध्यम से वो इस बाजार की लाइवली पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। द पोएम कंटेन्स 5 स्टेंजा ऑफ 6 लाइन ईच। 5 स्टेंजा है, हर स्टेंजा में 6 लाइन है। एंड इट फॉलोज अ यूनिक राइमिंग स्कीम। एक राइमिंग स्कीम, बहुत ही इसकी अद्भुत राइमिंग स्कीम है, और उसकी राइमिंग स्कीम अगर पूछा जाता है तो वो AB, CB और CB इसकी राइमिंग स्कीम है। ये पोएम आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसके बारे में कोई कमेंट या कोई सुझाव है, इसके बारे में मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप इसको शेयर अगर करना चाहते हैं किसी के साथ तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। यू हैव अ नाइस डे।